हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए करंट अफेयर में। करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दें कि इस करंट अफेयर चैनल जीएस विद प्रेम पे आपको करंट्स की तैयारी कराई जाती है तथा साथ ही साथ जीएस की भी क्लास जल्द ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग हमारे इस करंट अफेयर के चैनल को आप लोग रिकॉर्डेड मोड में यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है अभी फ़िलहाल। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर देश विदेश की तमाम खबरों को शामिल किया जाता है तथा इसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को देना रहता है। तो आप लोग हमारे इस करंट अफेयर के चैनल से जुड़ें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने सभी जानने वालों को भी इससे जोड़ें। आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि भारत टैक्सी सेवा भारत में कब लागू होगी। जी हाँ, भारत टैक्सी सेवा भारत में लागू होने वाली है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो भारत टैक्सी सेवा भारत में कब लागू होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2026, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 2026, ऑप्शन नंबर सी मार्च 2026, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2026। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 2026। तो इसका आंसर जो होगा जनवरी 2026। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। भारत का राइट हेलिंग बाजार जनवरी 2026 से बड़े बदलाव की ओर बढ़ने वाला है, जब भारत टैक्सी का पूर्ण रूप से संचालन शुरू होगा। यह एक स्वदेशी ड्राइवर स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें ओला, उबर, रैपिडो जैसी स्थापित ऐप्स को चुनौती देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। भारत टैक्सी का संचालन सहकार कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसे ऐसे वैकल्पिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें ड्राइवर के कल्याण और निष्पक्ष आय की प्राथमिकता दी गई है। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्सों में से पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा और शुरुआती चरण में इसका कमीशन शून्य मॉडल लागू होगा। तो जैसे कि ओला, उबर और रैपिडो की गाड़ियां चलती हैं उसी के मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर ये भारत टैक्सी सेवा जनवरी 2026 में लागू की जाएगी, जिससे आप सभी को सुलभ और समुचित रूपी तरीके से टैक्सी उपलब्ध हो सकेगी कहीं भी, हर जगह और अच्छे रेट में। तो ये आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, आज का दूसरा क्वेश्चन है ट्रैवल लेजर अवार्ड बेस्ट घरेलू एयरलाइन का खिताब किसने जीत लिया है। जी हाँ, ट्रैवल एंड लेजर अवार्ड में बेस्ट घरेलू एयरलाइन का खिताब किस एयरलाइन ने जीता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडिगो एयरलाइन, ऑप्शन नंबर बी एयर इंडिया एयरलाइन, ऑप्शन नंबर सी विस्तारा एयरलाइन, ऑप्शन नंबर डी किंगफिशर एयरलाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया एयरलाइन। जी हाँ, इंडिया एयरलाइन ने एक बार फिर से ट्रैवल एंड लेजर अवार्ड में बेस्ट घरेलू एयरलाइन का खिताब जीत लिया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। भारत के राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने एक बार फिर ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब जो है अपने नाम किया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब एयर इंडिया को यह सम्मान मिला है। यह उपलब्धि ऐसे समय आई है जब एयर इंडिया वैश्विक विमानन क्षेत्र के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी परिवर्तन कार्यक्रम से गुजर रही है, जिसमें फ्लीट नवीनीकरण, सेवा गुणवत्ता, ग्राहक अनुभव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह पूरी तरह से पाठक या यात्री के पर आधारित पुरस्कार है। जी हाँ, इसमें यात्री अपने वास्तविक यात्रा अनुभव के आधार पर वोट करते हैं, जिसके आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें सेवा गुणवत्ता, आराम और सुविधा, परिचालन विश्वसनीयता तथा समग्र यात्रा अनुभव शामिल होता है। इसी के आधार पर इसमें यात्री जो होते हैं अपना वोटिंग करते हैं, उसी के हिसाब से इस पुरस्कार के लिए इनको चुना जाता है। एयर इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। इससे पहले एयर इंडिया सबसे पहले 1932 में जहांगीर टाटा जी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 1953 में एयर इंडिया किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एयर इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ा कि जो भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी है और इसने ट्रैवल एंड लेजर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बेस्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब जीता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पर। तो आज का तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961, ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर 1961, ऑप्शन नंबर सी 19 दिसंबर 1960, ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर 1962। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर 1961।
जी हाँ, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लेंगे विस्तृत रूप से, अगले स्लाइड पर जानेंगे। गोवा मुक्ति दिवस 2025 पूरे राज्य में 19 दिसंबर को गर्व और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है। यह दिन 1961 में गोवा को 450 से अधिक वर्षों के पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराए जाने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। जी हाँ, गोवा जो है 450 से अधिक साल तक यह पुर्तगाल का औपनिवेशिक रहा है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, गोवा के लोगों के आत्म शासन के लंबे संघर्ष को सम्मान देता है। यद्यपि भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन गोवा को स्वतंत्रता बाद आज़ादी मिली, जिससे यह भारत के स्वतंत्रता पश्चात इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनता है। 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था और ऑपरेशन विजय महज 48 घंटे से भी कम समय में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के 22 सैनिक शहीद हुए थे। गोवा 1961 में केंद्र शासित प्रदेश और 1987 में पूर्ण राज्य बना। यह गोवा के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो गोवा मुक्ति दिवस है ये 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है और यह 450 साल तक, लगभग 1510 में ही यह पुर्तगालियों के कब्जे में आया था। तब से लेकर आज 1961 तक यह पुर्तगालियों के कब्जे में रहा और 1961 में 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से इसे मुक्त कराया गया। गोवा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है और यह 1510 से पुर्तगाल के नियंत्रण में था। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा जो है पूर्ण साक्षर राज्य भी है तथा यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल वाला भी राज्य इसे कहा जाता है। और हाल ही में यहाँ पर शतरंज विश्व कप का आयोजन भी किया गया है, करंट से रिलेटेड था, जो आप लोगों के लिए इसे भी आप लोग ये याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि गोवा के बारे में। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है और विजय दिवस 1961 18 दिसंबर 1961 में ही हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे सवाल पे। आज का चौथा सवाल हाल ही में पुरस्कार से संबंधित है, जो नरेंद्र मोदी समेत 3 देशों की यात्रा पे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 29वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान किस देश से मिला है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इथियोपिया, ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन, ऑप्शन नंबर सी ओमान, ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओमान। जी हाँ, ओमान में इन्हें हाल ही में 29वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान मिला है। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, व्याख्या देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी का 29वां सर्वोच्च विदेशी राजकीय सम्मान है। इससे पहले यह सम्मान नेल्सन मंडेला और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जैसी विश्व की प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जा चुका है। इस दौरान भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CECP पर भी हस्ताक्षर किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान प्रदान किया। ऑर्डर ऑफ ओमान ओमान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1970 में सुल्तान कबूस बिन सईदी ने की थी। ऑर्डर ऑफ ओमान के साथ पीएम मोदी को कुल 29 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। इसमें ब्राज़ील, फ्रांस, रूस, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान, मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, फिलिस्तीन जैसे देशों के बड़े सम्मान शामिल हैं। यह उपलब्धि किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए दुर्लभ मानी जाती है। हाल ही में भी इथियोपिया से भी उन्हें, इस समय वो 3 देशों की यात्रा पे हैं, जिसमें इथियोपिया, जॉर्डन और ओमान है और इथियोपिया का भी सम्मान उन्हें मिला है। यह उपलब्धि किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए दुर्लभ मानी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को मिला सम्मान भारत की मजबूत विदेश नीति और बढ़ती वैश्विक भूमिका को दिखाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, प्रधानमंत्री जी है जो कि नरेंद्र मोदी जी, उनको 29वां सर्वोच्च विदेशी राजकीय सम्मान मिल चुका है पिछले 10 सालों के कार्यकाल में उनके। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की जो मजबूत विदेशी नीति और बढ़ती वैश्विक भूमिका को देखते हुए पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। तो कई ऐसे सारे देश जो बहुत अपने आप में बहुत मान्यता रखते हैं, वहाँ से भी उनको पुरस्कार मिले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, फैक्ट के रूप में। भारत में डाक जनरेशन जी के डाकघरों का शुभारंभ किया। तो आज इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर ने एम्स विजयपुर में अपना पहला जेन-जेड डाकघर शुरू किया है। जी हाँ, जेन-जेड के बारे में आप लोग जानते होंगे, भी आपको बताएंगे हम। जो कैंपस डाकघरों को आधुनिक बनाने, उन्हें युवा केंद्रित तकनीकी सक्षम सेवा केंद्रों में बदलने की दिशा में इंडिया पोस्ट के प्रयासों का प्रतीक है।
एम्स विजयपुर देश का पहला एम्स बन गया है जहां जेनजेड डाकघर खोला गया है। जी हाँ, एम्स विजयपुर देश का पहला एम्स बन गया है जहां पर जेनजेड डाकघर खोला गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर अगला देखेंगे, कर्नाटक ने भी बेंगलुरु के आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपना पहला जेनजेड डाकघर शुरू किया है। यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे आप दोनों लोग याद कर लीजिए। अब आइए हम लोग जानते हैं कि जेनजेड किसे कहते हैं। जी हाँ, जेनजेड के जो होते हैं 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा जेनजेड कहलाते हैं। यह पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के दौर में पली बढ़ी है और ट्रेंड बदलने, डिजिटल क्रांति को अपनाने और अपनी राय खुलकर रखने में सबसे आगे इन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि जेन जेड किसे कहते हैं। तो जेन जेड 1997 से 2012 के बीच जो युवा जन्मे हैं उन्हीं को हम जेन जेड कहते हैं। और जो नई पीढ़ी के जो युवा होते हैं, और जेन जेड के द्वारा भी कई देशों में हाल ही में तबाही भी मचाई गई, जैसे कि नेपाल में हुआ और मैक्सिको में हुआ। कई ऐसे देशों में हैं जो यहाँ पर युवा पीढ़ी वहाँ पर काफ़ी उग्र हो गई और उन्होंने तानाशाही सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलेंगे आज के अगले वन लाइनर के फैक्ट पर। वन लाइनर में हम लोग आज देखेंगे 6 क्वेश्चन है, वन लाइनर को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, एक राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, यह 18 दिसंबर को यह भी मनाया जाता है। अगला देखेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए हैज़ 1 RRB 1 लोगो पहल किसने शुरू किया है। तो यह नाबार्ड और केंद्र सरकार ने मिलकर शुरू किया है। जी हाँ, नाबार्ड जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक संस्था है, और इसने और केंद्र सरकार ने मिलकर 1 RRB 1 लोगो पहल शुरू किया है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए। सुजल ग्राम संवाद की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो यह नई दिल्ली करेगा और इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का पहला स्थान है। डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है। भारत और यूएई के बीच होता है। जी हाँ, यह भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वन लाइनर के फैक्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, आज का लास्ट जो सेगमेंट है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल का उत्तर पहले हम लोग बता दें। कल का उत्तर हमने पूछा था कि सामुदायिक विकास के कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। तो यह सामुदायिक विकास जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 में। जी हाँ, 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। और इसका अनुसार कई लोगों ने सही उत्तर दिया। और इसका मेन उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित था। तो यहाँ पर आप लोग इसे याद रखेंगे। तो कल का उत्तर हमने बता दिया कि कल के उत्तर का जो उत्तर है इसका जो स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। जी हाँ, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। तो आज का हम क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोगों ने देखेंगे कि क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। जी हाँ, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन इसके दे लेते हैं 22, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 21, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और ये सदस्य किससे लिए जाते हैं, लोकसभा से या राज्यसभा से, इसे भी आप लोग बताएंगे। जी हाँ, यह सदस्य कहाँ से होते हैं और कितने सदस्य होते हैं, इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का जो करंट अफेयर का क्लास था आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे विस्तृत रूप से सभी फैक्ट को क्लियर किया जाता है और वही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। आप लोग इसकी नोट्स ज़रूर बनाइए। आने वाले टाइम में यह नोट्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे बाहर कहीं से भी करंट अफेयर नहीं जा सकता है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें और हमारे इस करंट अफेयर को डेली देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पर आप लोगों को करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन कवर कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा लोगों के बीच में शेयर करें और साथ ही साथ अपनी राय भी ज़रूर दें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।